हेलो बच्चों। इस सीरीज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसकी कॉम्बिनेशंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक सेल है ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इस सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर कनेक्टेड है। तो अपने को करंट फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट क्या होगा। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये आर और ये कैपिटल आर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर ओम्स लॉ को हम लोग फॉलो करें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इक्वल आई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से अपने को करंट क्या मिलेगा, ई अपॉन आर प्लस आर। तो अपने को करंट मिल गया। अब अगर अपने को ये पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट क्या फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए हमें इस रेजिस्टेंस को मिनिमम करना पड़ेगा। अब कितना मिनिमम इसे हम लोग कर सकते हैं, तो इस आर को हम लोग जीरो कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सेल की। अगर हम किसी तरह से इसे हटा दें, इसको ज़ीरो कर दें, तो इस कंडीशन में करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम करंट आर मस्ट बी ज़ीरो। कैपिटल आर ज़ीरो होना चाहिए। और मैक्सिमम करंट क्या मिल रहा है, तो मैक्सिमम करंट हमें ई अपॉन आर मिल रहा है।
ये अपने पास मैक्सिमम करंट मिल गया। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने ई आई आर प्लस आर लिखा था, आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ई इक्वल आई आर प्लस आई आर मिल जाएगा। अब अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा अक्रॉस दिस आर, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इस कैपिटल आर के अक्रॉस में, और इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोलेंगे। इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर इस आई आर को पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। ये ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई आर दैट इज इक्वल टू, ये हो गया अपना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से याद रखोगे। अब एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो इसे तो हमने वाई एक्सिस पे लिया, ये अपना वाई एक्सिस पर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अपना एक्स एक्सिस पर है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंपली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई माइनस आई एक्स इक्वल वाई। अब अगर x की वैल्यू ज़ीरो लें तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। अगर x की वैल्यू ज़ीरो कर दोगे तो y की वैल्यू e हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। एज्यूम करते हैं पॉजिटिव में वैल्यू यहाँ आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को ज़ीरो कर दें, अगर इस टर्म को ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू e अपॉन आई अगेन पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे तो ये अपने पास ग्राफ हो गया। इसका नेगेटिव स्लोप आ रहा है, और स्लोप क्या होगा तो x का मल्टीप्लायर स्लोप होता है, स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ आई। तो ये अपने पास इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट सेम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग।
V वर्सेस I। V और I का ग्राफ कैसा होगा? अब अगेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये y एक्सिस पर है तो ये y हो जाएगा। अब करंट x एक्सिस पर है तो E माइनस आर एक्स। अगर x की वैल्यू ज़ीरो कर दोगे तो y पॉजिटिव आएगा। अगेन इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, और y की वैल्यू ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू E अपॉन आर, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ भी अपना सेम जाएगा। अगर V और R का ग्राफ पूछा जाए तो इसके लिए ग्राफ सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो ये ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होता है। तो ये तीन ग्राफ हैं। अब हम लोग सेल्स की कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ एज्यूम करते हैं कि अपने पास दो सेल्स हैं of EMF E1 and E2 with internal resistance R1 and R2। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो सेम करंट दोनों से फ्लो होगा। करंट यहाँ से I फ्लो कर रहा है तो यहाँ से भी करंट I फ्लो करेगा। दोनों में सेम करंट फ्लो करने वाला है। दोनों में सेम करंट फ्लो करने वाला है। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो इक्वेशन लिखते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल
A1 माइनस आई R1। ये रिलेशन अभी हमने डेराइव किया था। V इक्वल E माइनस आई R। V इक्वल E माइनस आई R। तो ये V1 हो गया। सेम इसी तरह से दूसरे सेल्स के थ्रू तो ये लिखेंगे V2 इक्वल A2 माइनस आई R2। अब टोटल वोल्टेज निकाल लो दोनों को ऐड करके। तो टोटल V हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 एंड V2 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 माइनस आई R1 एंड A2 माइनस आई R2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो A1 प्लस A2 माइनस आई R1 माइनस आई R2 लिख लेंगे। अब अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि ये दोनों कॉम्बिनेशन का दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके एक न्यू सेल के जैसा बिहेव कर रहे हैं, न्यू सेल के जैसा बिहेव कर रहे हैं ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये अपने पास पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है अपना कैपिटल वी। ये अपना ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वी को ई माइनस आई आर लिख सकते हैं। अगर v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो अपने को e माइनस आई आर A1 प्लस A2 इस टर्म में से माइनस आई कॉमन लेने पर R1 प्लस R2 मिलता है। अब दोनों साइड कंपेयर करते हैं। यहाँ करंट का मल्टीप्लायर और यहाँ करंट का मल्टीप्लायर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास R1 प्लस R2 मिल गया। सेम अगर ये टर्म अगर जीरो हो तो यहाँ पर भी ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो E की वैल्यू A1 प्लस A2 मिलेगा। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं फॉर n सेल्स।
अगर n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हों कुछ इस तरह से of EMF E1, E2, E3 and so on and internal resistances R1, R2, R3 up to N। तो इस कंडीशन में टोटल EMF हम लोग हर एक सेल के EMF के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये अपने पास टोटल EMF मिलेगा और टोटल रेजिस्टेंस को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो n सेल्स के लिए ये दो रिलेशन ऐसे याद रख सकते हो। इसे हम लोग सेम पोलैरिटी कहते हैं। सेम पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड, यहाँ नेगेटिव साइड, अगेन पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, तो ये सेम पोलैरिटी के सेल्स हैं। अगर अपोजिट पोलैरिटी के हों तो क्या करोगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास एक सेल है, EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। और ये दूसरा सेल है, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों अपोजिट पोलैरिटी में हैं। यहाँ देख सकते हो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये अपोजिट पोलैरिटी में है। इस कंडीशन में टोटल EMF क्या लिखोगे? तो टोटल EMF ये हो जाएगा E1 माइनस E2। बस यहाँ ये चेक कर लेना कि E1 ग्रेटर है E2 से। अगर E2 ग्रेटर है तो E2 माइनस E1 लिखना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में सम हो जाएगा। तो ये अपोजिट पोलैरिटी के लिए हो गया। ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि अपने पास दो सेल्स हैं। ऑफ EMF
E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस सेल सेम होगा। इसका पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो V हमने एज्यूम कर लिया। दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। टोटल करंट I एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट सेल में करंट I1 फ्लो कर रहा है और दूसरे सेल में करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब दोनों के लिए हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा दोनों का। तो पहले सेल 1 के लिए हमें पता है V इक्वल E माइनस आई आर होता है। तो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज V, EMF इसका E1, करंट I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये I1 R1 E1 माइनस V लिख सकते हैं और यहाँ से R1 की वैल्यू देखेंगे, सॉरी I1 की वैल्यू देखेंगे तो ये अपने पास E1 माइनस V अपॉन R1 मिल जाएगा। सेम सेकंड सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज लिखें तो V इक्वल E2 माइनस I2 R2 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर I2 की वैल्यू निकालोगे E2 माइनस V अपॉन R2 मिलेगा। अब टोटल करंट I के इक्वल है तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल करंट इक्वल I1 प्लस I2। I1 और I2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे। E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। I E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मिलता है। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड सेपरेट करते हैं।
तो ये v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 a1/r1 प्लस a2/r2 माइनस आई के इक्वल मिल रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 इक्वल हो जाता है e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 के एंड माइनस आई है। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। v हो जाएगा अपना e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 डिवाइडेड बाई, ये टर्म डिवाइड में कर लेंगे तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1 r2 माइनस आई के अपॉन में भी ये जाएगा तो ये r1 r2 तो मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। यहाँ r1 r2 कैंसिल हो जाएंगे, p मिलता है अपने को e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 माइनस आई r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब अगेन इन दोनों सेल्स की जगह पर अगर हम लोग मान लें कि ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल के जैसा बिहेव कर रहा है जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है और इसका टोटल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इस कंडीशन में V की जगह पर E माइनस IR लिख सकते हैं। तो अपने को ये रिलेशन मिल जाता है।
अगेन कंपेयर करेंगे आई का मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर माइनस आई का मल्टीप्लायर आर है, और राइट साइड में देखोगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है। अगर आई टर्म जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ईएमएफ किसके इक्वल मिलेगा? ईएमएफ हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को 3 सेल्स के लिए जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं डेराइव करूं या डायरेक्ट रिलेशन पूछूं, तो यहाँ से बताना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। तो इसके लिए हम लोग इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम E को R से डिवाइड कर लें तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड डिवाइडेड बाई R से डिवाइड कर रहे हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब इस टर्म को R1 R2 से डिवाइड करेंगे और फिर इस टर्म को R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो E अपॉन R देखो, अगर इसे हम लोग R1 R2 से डिवाइड कर लें तो R2 से R2 कट जाएगा, तो ये E1 अपॉन R1 मिलेगा। एंड सेम इस वाले टर्म को R1 R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो E2 अपॉन R2 मिलेगा। तो इस रिलेशन को याद रखोगे, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। इसे अगर 3 सेल्स के लिए एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पर प्लस E3R3 प्लस E4 अपॉन R4 इस तरह से एक्सटेंड करते चलना है। अब सेम इंटरनल रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1
ये हमने रेसिप्रोकल कर लिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब R1 को R1 से डिवाइड करें तो 1/R2 बचेगा। सेम R2 को R1 से डिवाइड करेंगे तो 1/R1 बचेगा। तो फाइनली हम लोग 1/R के लिए रिलेशन याद रखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन है। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग सेल्स की कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को nth सेल के लिए एक्सटेंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4n सेल्स इन पैरेलल। मतलब क्या है कि अपने पास ये कुछ n सेल्स हैं, जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। ये अपने पास nth सेल है, ईएमएफ En, इंटरनल रेजिस्टेंस Rn। तो इसके लिए अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इस इक्वेशन से E/R लिख सकते हैं। E/R हमारे पास E1/R1 पहले सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेशियो। सेम सेकंड सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी टर्म को एक्सटेंड करेंगे फॉर nth सेल। तो ये E/R का रेशियो आ गया और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, ये तो पैरेलल वाले का सम है। तो यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू
1/RN हो जाएगा। तो ये nth सेल के लिए इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज और इसकी बैलेंस कंडीशन के लिए रिलेशन को डराइव करना, ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो ये 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। ये अपने पास 4 रजिस्टर्स हैं। एज्यूम करते हैं ये रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस P, ये रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस Q, R एंड S। 4 रजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S। ये कुछ इस तरह से अरेंज है और इन दो टर्मिनल्स के बीच हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इन दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके इन चारों में से मान लो कोई 3 वैल्यू अपने को रेजिस्टेंस की गिवन है और एक चौथी वैल्यू अननोन है, तो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन को डराइव करेंगे फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है, बैलेंस कंडीशन इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करे तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस P, Q और R, S
इनका रेशियो सेम होगा। तो अपने को ये प्रूफ करना है फॉर बैलेंस कंडीशन। पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल होगा, और यहाँ से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज्यूम करते हैं इसको हमने किसी सोर्स से कनेक्ट किया है। और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो करंट इस पॉइंट पर दो पार्ट में ब्रेक होगा। अगर मैं एज्यूम करूं कि करंट P से I1 जा रहा है, P से करंट अपना I1 जा रहा है, तो रेस्ट I माइनस I1 करंट R से फ्लो करेगा। ये अपना करंट R से फ्लो करेगा। अगर यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट IG चला जाए तो देखो I1 करंट तो यहाँ तक आया, इसमें से IG करंट यहाँ से चला गया, तो रेस्ट करंट क्या बचेगा? I1 माइनस IG। तो ये अपना Q से फ्लो करेगा। अब ये दोनों करंट, एक तो I माइनस I1 और IG, ये दोनों करंट इस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ करंट जो आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, उतना ही करंट वहाँ से जाना भी चाहिए। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, ये हो जाएगा अपना I माइनस I1 प्लस IG। इतना करंट अपना फ्लो करने वाला है थ्रू S। अब हम लोग KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस लूप में KVL लगाने वाले हैं। इसको लूप 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1। अब KVL लगाओगे तो ये हो जाएगा I1 इंटू R, रेजिस्टेंस P है पहले का। देखो अगर करंट और KVL दोनों सेम डायरेक्शन में हो
तो हम लोग प्लस लेंगे। करंट और केवीएल के डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस आई आर अपने को करना है। दूसरे का देखो तो केवीएल के डायरेक्शन नीचे जा रही है और करंट भी अपना नीचे जा रहा है, तो प्लस का करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट अपने पास आई जी और रेजिस्टेंस जी। थर्ड में देखोगे तो करंट तो नीचे जा रहा है लेकिन केवीएल ऊपर है, तो अपोजिट में हो गए, मीन्स माइनस का आई आर। तो माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस इक्वल ज़ीरो। इसे इक्वेशन एज्यूम करते हैं फर्स्ट। सेम केवीएल लगाते हैं सेकेंड लूप में। ये सेकेंड लूप में केवीएल लगाएंगे। केवीएल के डायरेक्शन मैंने डिसाइड किया। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। सेकेंड लूप में तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट और केवीएल सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का करंट इंटू रेजिस्टेंस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस एस। दूसरे में देखोगे तो करंट नीचे आ रहा है, ये करंट नीचे आ रहा है लेकिन केवीएल ऊपर की तरफ है, तो माइनस का करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्यू। तीसरे में देखोगे तो करंट नीचे है और केवीएल भी अपना नीचे है, तो प्लस का करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस आई जी इंटू जी इक्वल ज़ीरो। इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। अब बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या था कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करे। ये हमने बैलेंस कंडीशन डिसाइड किया था। बैलेंस कंडीशन है इन बैलेंस कंडीशन आई जी मस्ट बी ज़ीरो। फर्स्ट इक्वेशन में आई जी की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं। देखो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। आई वन पी माइनस आई माइनस आई वन आर इक्वल ज़ीरो हो गया। यहाँ से आई वन पी
इक्वल मिलता है I माइनस I1 R के। इसे इक्वेशन 3 एज्यूम करते हैं। सेकंड इक्वेशन में IG 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो अपने पास I माइनस I1 S माइनस I1 Q 0 मिल रहा है। इस सेकंड वाले टर्म को इधर सेपरेट करते हैं। तो ये माइनस का I1 Q इक्वल माइनस I माइनस I1 S, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो I1 Q इक्वल I माइनस I1 S मिल गया। इसे इक्वेशन 4 लेंगे। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड I1P अपॉन I1Q इक्वल राइट साइड I माइनस I1 R ये I माइनस I1 कैंसिल हो गए और यहाँ I1 कैंसिल हो गया। अपने को P बाई Q R बाई S मिल रहा है। यही हमें डेराइव करना था। बैलेंस कंडीशन में P बाई Q R बाई S के इक्वल होगा। तो ये हमने डेराइव किया है। अब एज्यूम करते हैं कि इसमें से अपने पास 3 वैल्यू नोन है। हमें P गिवन है, Q गिवन है और S गिवन है। हमारे लिए अननोन R है। तो यहाँ से R के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो PQ इंटू S P बाई Q इंटू S ये अपने पास अननोन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस कंडीशन इसका डेराइव करने को एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरह से हम लोग इसे डेराइव करते हैं।